हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे झारखंड एपीओ मेंस, जिसमें कि हम लॉ का पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर नंबर 5 है। एज वी नो कि पेपर नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पेपर में हम एविडेंस और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं एपीओ में प्रीवियसली, और इनको कैसे हमें टैकल डाउन करके इनको आंसर करना है, इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए स्टूडेंट पेपर की, बिकॉज इंस्ट्रक्शन पढ़ने से हमारे को ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। बिकॉज समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि जिस पार्ट 1 पार्ट 2 करके अगर कुछ दिया है और उसमें कंपलसरी क्वेश्चन है या कितने क्वेश्चंस करने हैं उसी के अकॉर्डिंग करिए, वरना नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, ये पेपर पूरा आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 2 पार्ट में पार्ट नंबर ए होगा। ये जो पार्ट नंबर ए होगा आपका, ये सीआरपीसी से रिलेटेड होगा, और पार्ट 2 जो है वो आपका एविडेंस लॉ से रिलेटेड होगा। सो एज यू कैन सी पार्ट ए, और ये जो आपका पार्ट ए है और जो पार्ट आपका बी है, राइट। तो जो आपका पार्ट ए है इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5, और पार्ट बी में करने हैं आपके क्वेश्चंस 3। तो इसका मतलब है आपका सीआरपीसी हमें करने हैं 5 क्वेश्चंस और हमें एविडेंस से करने हैं 3 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 8 में करने हैं और यहाँ पर आपको 5 में करने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। और तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है ब्रीफली एग्जामिन वेरियस क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, राइट। प्लस इसमें आपसे दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है पावर्स ऑफ कोड ऑफ सेशन एज प्रोवाइडेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो 15 मार्क्स में पूछा है। क्वेश्चन नंबर ए में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दूसरा दिया है बी पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमको टोटल एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। सीआरपीसी में टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 125 मार्क्स का वेटेज है सीआरपीसी में, जो कंपैरेटिवली एविडेंस से कम है। अब साथ ही साथ आपसे 75 मार्क्स का पूछ लेंगे एविडेंस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं, क्योंकि 25 मार्क्स इंटू 3 इज इक्वल टू 75। चलिए तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। अब देखो आपसे पूछ लिया है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स क्रिमिनल, साथ ही साथ पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। अब हमें बताइए, अगर आप मेंस का आंसर लिखने जा रहे हो तो आपका आंसर सबसे पहले शुरू होगा इंट्रोडक्शन से, है ना। अब इंट्रोडक्शन में आप बताइए क्या लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आप एक तरीके से क्रिमिनल कोड्स क्या होते हैं, है ना, क्रिमिनल कोड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन बता सकते हो। साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंस की बात भी कर सकते हो। 2-4 लाइनों में आपको लिखना है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे और फिर फाइनली आप आ जाओगे सेक्शन नंबर 6 पे। अब सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 6 बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 6 में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स दिया गया है, राइट। इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे तो 1 बाय 1 आप सारे कोड्स को लिखोगे। जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोड का पार्ट है, तो हाई कोर्ट के अदर देन कौन कौन से कोड्स होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो कौन कौन से बताइए। तो यहाँ पर आप देखते हो कोर्ट ऑफ सेशन भी है। जब कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर एडिशनल, साथ ही साथ असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन भी इंक्लूडेड होंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसके बाद आप पढ़ोगे जेएमएफसी, राइट, एंड देन आप पढ़ोगे जेएमएससी जुडिशियल सेकंड क्लास। इसके बाद आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। रिमेंबर स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऑल्दो इनका क्रिमिनल केसेस को ट्रायल करने की पावर नहीं है, बट आप देखोगे एक पार्ट पूरा जो पार्ट नंबर 8 है इसमें आप लोग बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ते हो। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सबके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेन हाईलाइटेड पार्ट है वो है कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये बेटर होगा आपके लिए कि आप कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में ज़्यादा बात करें। इसके लिए हम लोग सेक्शन 9 को भी रिफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर हम इस्टेब्लिशमेंट कराएंगे, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होता है, सेक्शन नंबर 9 में।
इसको आप अराउंड 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि पूरा एक पार्ट पूछा है। कोशिश करें, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स 300 वर्ड्स लिखें, इससे ज़्यादा नहीं लिखें, है ना। क्योंकि हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें अराउंड 600 और 700 वर्ड्स तक ही लिखना है टोटल। अगर मैं कहूँ बाकी, तो इतना आपको लिखना है। एक पार्ट आप एड्रेस कर चुके हो, अब आप आ जाओ, ये इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी है ना। क्योंकि जब आप मेन बॉडी की बात करते हैं, तो मेन बॉडी का मतलब होता है कि आप आंसर को डिटेलिंग कर रहे हो, है ना। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, पैरा 2 आ जाएगा आपका। पैरा क्यों चेंज करो? क्योंकि अब आप एड्रेस करोगे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपसे क्या पूछा है, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड। करेक्ट। चलो, पावर ऑफ क्रिमिनल कोड फटाफट बताना शुरू करिए। अब यहाँ पर कौन से क्रिमिनल कोड की पावर पूछी है? तो आपने देखा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोर्ट ऑफ सेशन की पावर। अब हमें क्या करना है, कोई कोर्ट ऑफ सेशन की पावर सीआरपीसी में जहाँ जहाँ दी है वो प्रोविजंस आपको देने होंगे। आप चाहो तो ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि जनरल पावर्स। अब जनरल पावर्स कोर्ट की क्या होती है बताइए। इन जनरल क्रिमिनल कोर्ट्स की जो पावर होती है वो ट्रायल की पावर होती है। करेक्ट। इसका मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल की पावर है। जब आप ट्रायल की बात करते हो, तो आप कहते हो ट्रायल के लिए कोर्ट को कॉग्निजेंस भी लेना होता है ना। यहाँ आपको ये बात बतानी है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 193, और इसको आप रीड करा दीजिए 209, साथ ही साथ इसको रीड करा दिए 199 सब क्लॉज 2 से। ये 3 सेक्शंस क्यों आपने ऐड करने? क्योंकि 193 में आप देखोगे कि पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन टू टेक ट्रायल है, लेकिन वहाँ क्लियरली लिखा है कि जब तक कोर्ट ट्रायल नहीं करता कोर्ट ऑफ सेशन, जब तक कि कोई मैटर मैजिस्ट्रेट के थ्रू उसको कमिट ना किया गया हो। और मैजिस्ट्रेट किस सेक्शन में कमिट करता है? 209 में। यानी मैजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो कॉग्निजेंस लेने के बाद कमिट कर देता है उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को। तो आप देखते हो कुछ कुछ सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं, उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ही करता है। जैसे डकैती हो, जैसे कि मर्डर है ना, रेप के रिलेटेड जो सीरियस ऑफेंसेस है, वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन चला जाता है। तो यहाँ पर हमने जनरल बात कर लिया। अब आप जब जनरल प्रोविजंस की बात करते हो, तो एक और क्वेश्चन आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या सेंटेंसिंग पावर भी है ना, यानी पनिशमेंट दे सकता है। और अगर पनिशमेंट दे सकता है तो पनिशमेंट कितनी दे सकता है, इसके लिए आप सेक्शन 28 यहाँ पर रेफर कर दोगे। ठीक है। और आपको पता है सेक्शन 28 बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन सेंटेंस एनी पनिशमेंट, एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। लेकिन जो डेथ सेंटेंस है उसको लेके एक लिमिटेशन है, और वो है कि हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए होती है ना। आपको पता भी है, झारखंड के इस बार प्रीलिम में क्वेश्चन भी आया था कि हाई कोर्ट किस सेक्शन में अपनी कंफर्मेशन देता है डेथ सेंटेंस के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए सेंड करता है ना। तो यहाँ पर 366 में कोर्ट ऑफ सेशन की ड्यूटी है, और 368 में हाई कोर्ट कंफर्म करता है। ऑल्दो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। तो यहाँ पर आप जब आप सेंटेंसिंग की बात करोगे, तो आप सारी सेंटेंसेस लिख दीजिएगा। डेथ सेंटेंस लिख दीजिएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म, है ना, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके बाद आप, जैसे आपने जनरल प्रोविजंस की बात करी, तो जब हम ट्रायल करते हैं, तो क्योंकि एक्सक्लूसिव जब किसी मैटर को ट्रायल होता है, बिकॉज आपने देखा कि 193 में अगर कोर्ट के पास मैटर कमिट होता है, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी मैटर का ट्रायल करता है, तो उसकी ट्रायल से रिलेटेड जो राइट है या पावर आप कह सकते हो, वो दिया गया है 225 to 237। अगर आपके पास टाइम हो तो इस बारे में भी 2-4 लाइनें लिख दीजिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन इज हैविंग द पावर टू मेक ट्रायल एंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्रायल आर गिवन अंडर सेक्शन 225 to 237। अब एक और इम्पॉर्टेंट पावर होता है कोर्ट ऑफ सेशन का, जो आप कहते हो पावर ऑफ ग्रांटिंग बेल। एम आई राइट? देखो, बेल की पावर वैसे तो मजिस्ट्रेट के पास भी है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी है, इनफैक्ट पुलिस के पास भी है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की बेल की पावर में थोड़ा सा वाइडर फॉर्म होता है।
तो यहाँ पर ये किसी भी ऑफेंसेस में बेल ग्रांट कर सकते हैं, रेगुलर बेल भी ग्रांट कर सकते हैं, है ना, एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर सकते हैं, कोई भी इम्पोज कर सकते हैं कंडीशन। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशन इम्पोज किए बेल के प्रोविजंस में तो उसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो 439 भी आपने मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोर्ट ऑफ सेशन की पावर का। इसमें यह भी आप बताइएगा कि इसके पास पावर टू कैंसिल बेल भी है। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कोई बेल ग्रांट की किसी ऑफेंस में तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हो और पावर्स भी एड ऑन कर सकते हो, और वो पावर्स आप कह सकते हो रिविजनल पावर, है ना। हमें पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर ऑफ रिवीजन भी है, और वो पावर ऑफ रिवीजन आप लिखोगे दैट इज 397 to 399। अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में लिख देना। कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिविजनल पावर भी है, किसी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है आपके डिवीजन में, वहाँ से किसी भी केस को मंगा सकता है, उसकी लीगैलिटी को चेक कर सकता है, प्रोप्राइटी को चेक कर सकता है, उसमें करेक्शन कर सकता है, ये सारे काम भी कर सकता है रिविजनल पावर में। साथ ही आपके पास एक और पावर देखते हो कोर्ट ऑफ सेशन में, ट्रांसफर ऑफ केसेस। यस, कोर्ट ऑफ सेशन के पास किसी केस को ट्रांसफर करने की पावर होती है, उस केस को जो उसके सेशन डिवीजन में किसी मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंटेड है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन के डिवीजन में प्रेजेंटेड कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साथ ही साथ खुद को भी वो ट्रांसफर कर सकता है। अब जो आप ट्रांसफर की बात करोगे तो वो आपको दी गई है 408 में। इसके बाद इतना सारा लिखने के बाद आप चाहो तो इसमें हियरिंग यानी अपील से रिलेटेड भी पावर है, बट ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट कोशिश करें कि अगर आप लिख सकते हो तभी करें, वरना अपील से रिलेटेड पावर को आप हटा सकते हो। सो दैट इज सेक्शन 374 में भी अपील का पावर मिला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एंसिलरी पावर्स भी होते हैं जो बाकी लोगों को भी हैं, जैसे आप याद करो 309 का पावर है ना, रिमांड कर सकता है कि उसको समन वारंट इशू कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी की डायरेक्शन दे सकता है एज पर सेक्शन 398। तो ये सारे पावर्स हैं, बट इंपॉर्टेंट पावर्स यही थे जो मैंने आपको मेंशन किए। इतना सारा लिखने के बाद आप एक कंक्लूजन दे दोगे 2-4 लाइनों का कि कोर्ट ऑफ सेशन का सिग्निफिकेंस जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में क्या है, ठीक है। 2-4 लाइनों से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप इसको एड्रेस करोगे। आई होप कि आपको समझ आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पार्ट में होगा, वो है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो प्ली बार्गेनिंग 265A में दिया गया है CRPC में। ये आपको सिर्फ 10 नंबर में पूछा गया है। प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर, प्लीज रिमेंबर प्रोसीजर पूछा गया है। और जब हम प्ली बार्गेनिंग की प्रोसीजर की बात करते हैं, इसका मतलब है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टिल द फाइनल एडजुडिकेशन, यानी एप्लीकेशन जिस डेट को आप ला रहे हो उस डेट से लेकर फाइनल प्रेजेंटेशन, फाइनल कंक्लूजन तक की बातें आपको इसमें डालनी होगी। और आपके लिए जो चैलेंज है वो ये कि सिर्फ 10 मार्क्स का आ रहा है, यानी आप इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हो, है ना। चलो देखो क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं, और लिख तो सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टैलेंट भी चाहिए होगा कि कितना ब्रीफ आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बी पार्ट क्वेश्चन का, प्रोसीजर पूछा गया है, प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर में आपने क्या क्या डालना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको आप चाहो तो सबसे पहले एक इंट्रो तो देना बनता है हमारा, छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, जिसमें आप मीनिंग बता दो प्ली बार्गेनिंग की, कि एक एग्रीमेंट है विक्टिम और प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी के बीच में, जिसको सुपरवाइज करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जहाँ पर मैटर का ट्रायल चल रहा है ना। निगोशिएशन फॉर द पनिशमेंट की बात करता है। बाकी आप चाहो तो 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ कैसे, बट ये सारी चीज़ें लिख के आप बढ़ाओ मत, सीधे सीधे से प्रोसीजर में आ जाओ। सबसे पहले स्टेज नंबर 1 है ना, और स्टेज नंबर 1 क्या है, यानी सबसे पहले आप करोगे दैट इज एप्लीकेशन। अपने शब्दों में आप बता दीजिए कि सबसे पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए अक्यूज को एक एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी होती है, किस कोर्ट में, ये बात भी आप ज़रूर बताएं। कोर्ट कौन सा होगा, जहां पर उसका ट्रायल चल रहा है, जहां पर उसका केस सबमिटेड है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन जब भी आती है जब सेक्शन 173 ऑफ CRPC में ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट प्रेजेंट की जा चुकी है, ठीक है।
चलो एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन में दो बातों का ध्यान रखिए। एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन में ब्रीफ कंटेंट ज़रूर देगा अक्यूज कि उसको किस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया है, और उसका नाम, डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में थोड़ा उसको देना होगा कंटेंट, सो दैट जज मजिस्ट्रेट को ये आइडिया हो जाए कि कौन से केस की बात हो रही है। साथ ही साथ एक और बहुत मैंडेटरी प्रोविजन है, दैट इज कॉल्ड एफिडेविट ज़रूर प्रेजेंट करना होगा एप्लीकेशन के साथ, जिसमें कि वो वॉलंटरीनेस की बात करेगा, यानी कि वो फ्रीली अपने एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, इसका एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा। ये रहा हमारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर। इसके बाद हम फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन आती है तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि कोर्ट विल इशू नोटिस, राइट। तो यहाँ पर नोटिस इशू होगी, और जब नोटिस इशू होगी तो उसमें फिक्स द डेट फिक्स की जाएगी जिस डेट को लोग अपेयर होंगे। क्वेश्चन आता है किसको किसको नोटिस दी जाएगी। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं उनको नोटिस दी जाएगी, तो ऑफकोर्स जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, साथ ही साथ विक्टिम को दी जाएगी इन केस ये पुलिस रिपोर्ट पर है। तो अगर कंप्लेंट पर है तो यस, विक्टिम को भी नोटिस दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद डेट फिक्स हो चुकी है, नोटिस सभी पार्टीज को दी जा चुकी है। जब सारे पार्टीज इस बात से अवेयर हैं तो क्या करा जाएगा, नेक्स्ट आ जाएंगे आप इस पे कि अब हमें करना होगा इस बारे में डिस्कशन, यानी कोर्ट करेगा एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, राइट। साथ ही साथ उसको चेक करेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये वॉलंटरी है या नॉट वॉलंटरी, यानी आप कह सकते हो इनवॉलंटरी है। अगर वॉलंटरी है तो कोर्ट प्रोसीड करेगा, वरना क्या कर देगा, इसको जनरल ट्रायल के तरीके फॉरवर्ड कर देगा, यानी बोलेगा कि नहीं, इसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती, प्रॉपर ट्रायल चलेगा। देन आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करेंगे, कोर्ट प्रोवाइड करेगा टाइम। देखो, अगर आपको निगोशिएशन करना है, जनरल सी बात है, तो आपके पास टाइम होना चाहिए बातचीत करने के लिए। तो अक्यूज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट इनके बीच निगोशिएशन के लिए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, प्लीज रिमेंबर आपको यही शब्द का यूज करना है, अपने शब्द यूज नहीं करने, बिकॉज म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्ली बार्गेनिंग में, जिसको हम शॉर्ट में MSD बोलेंगे अब, ठीक है। म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए टाइम दिया जाएगा, सारी पार्टीज इस पर डिस्कशन करेंगी कि क्या होना चाहिए। जब हम MSD की बात करते हैं उसमें एक बात और याद रखिए, इसमें निगोशिएशन किस बात पे होगा कि विक्टिम को कॉम्पनसेशन कितना दिया जाए, साथ ही साथ जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं पार्टीज के इस केस को प्रोसीड करने में, वो सारे पैसे भी अक्यूज से ले जाएंगे, और अक्यूज उसमें अपना अग्रीमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको कंसेंट देना होगा, तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। इसके बाद जैसे ही म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन पार्टीज के बीच हो जाता है, तो ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट को फिर दिया जाएगा, और तब शुरू होता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट। कोर्ट की ड्यूटी क्या है, कोर्ट कई चीज़ों को इंश्योर करेगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले वो कहेगा कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरी थी कि नहीं, आप जान रहे हो, पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया। सेकेंडली, वो अंडरस्टैंड करेगा, क्या अंडरस्टैंड करेगा कि भाई नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, है ना। अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, और साथ ही साथ ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि इसमें कितनी एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट कितनी हो सकती है निगोशिएशन के बाद, है ना, बिकॉज कुछ सीरियस नेचर की ऑफेंसेस में तो नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पूरे इंटायर प्रोसेस की वॉलंटरीनेस चेक करेगा कोर्ट, है ना, तो ये चीज़ भी देखेंगे। इसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाइए, क्योंकि सब कुछ एग्जामिन हो चुका है, कोर्ट ने सब कुछ इंश्योर कर लिया है ना, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। रिपोर्ट किसकी होगी, रिपोर्ट ऑफ MSD, यानी म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। कौन प्रिपेयर करेगा ये रिपोर्ट वही कोर्ट प्रिपेयर करेगा। जैसे ही रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद जो फाइनल मैटर है वो पहुंच जाएगा अब अवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट से, ठीक है, अवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट,
यानी फाइनली, बिकॉज प्ली बार्गेनिंग में पनिशमेंट तो होती ही होती है। अवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें कोर्ट कहेगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी होगी, ये कोर्ट बताएगा इसमें, दैट इज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, राइट। इसके बाद अब बताएंगे कि क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन कितना दिया जा रहा है, ये बात भी इसमें बताई जाएगी अवार्ड में, ये भी आप लिखोगे अपने मेंस के आंसर में। इसके बाद अगर अक्यूज को रिलीज किया था, रिलीज ऑन प्रोबेशन, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। प्रोबेशन एंड एडमोनिशन से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, ये भी लिखेंगे। एंड देन फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, ये भी प्रोसीजर आप बताएंगे कि फाइनलिटी ऑफ जजमेंट होती है प्ली बार्गेनिंग में, यानी एक बार जो प्ली बार्गेनिंग का मैटर रिकॉर्ड हो गया एमएसडी को, वो फाइनल माना जाता है, उसमें कोई अपील नहीं होती, ये बात भी आप इसमें लिखेंगे। लेकिन अपीलेबल नहीं है, बट क्या इसमें कोई भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी नहीं है? आंसर इज यस, रेमेडी स्टिल अवेलेबल। 136, 226 प्लस 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या है, बिकॉज इट इज क्वेश्चन अप फॉर यू कि आप बताओ इस तीनों आर्टिकल्स में आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। आप देख रहे हो एक 10 नंबर के आंसर के लिए हमें कितना सारा कंटेंट लिखना है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करो कि जितना टाइम बॉन्ड आप वो कंटेंट को लिख पाओ। यहाँ मैंने एक चीज़ डेलिबरेटली छोड़ी है, वो ये कि प्ली बार्गेनिंग किन ऑफेंसेस में होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो 2, 4, 6 लाइन ज़रूर लिख दो कि विमेन के अगेंस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट के लिए होगा, 14 ईयर्स के चाइल्ड के अगर टिल 14 ईयर्स चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस है वहाँ नहीं होगा, पॉक्सो के कुछ ऑफेंसेस है नहीं होगा, जेजे एक्ट के सब सेक्शन 2 क्लॉज के में आने वाले ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है ना। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, बट एज आई सेड डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपके पास है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। हमने 25 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, इस सेक्शन 320 सीआरपीसी एग्जॉस्टिव ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और बेलेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अपॉन 1 ईयर अंडर आईपीसी। यानी जो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी है उसमें एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल और बेलेबल होते हैं। तो क्या उस दी गई लिस्ट के अलावा भी कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको कंपाउंड किया जा सकता है, या फिर सेक्शन 320 की लिस्ट एग्जॉस्टिव है? इस बारे में आपको डिस्कस करना है और इसको डिटेलिंग करनी है। ये आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सीआरपीसी में जब आप देखोगे ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सीआरपीसी में एज सच प्रोविजंस हैं। आंसर इज यस। सबसे पहले तो आप ये करो, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहती हूँ देखो एक बढ़िया आंसर लिखने के लिए एक इंट्रोडक्शन तो लिखना बनता है ना। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ इंट्रोडक्शन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की मीनिंग बताइए, इसके बाद सेक्शन 320 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि सेक्शन 320 क्या बताता है ना। तो यहाँ पर आप बताओगे कि सेक्शन 320 में एक लिस्ट दी गई है कि वो ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल हैं। जब आप सेक्शन 320 की बात करते हो तो 320 में आपको एक चीज़ और भी बतानी है, और वो ये है कि 320 में आप एक सेक्शन का सब क्लॉज देखते हो, वो है 9, जिसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि दोज ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर दिस सेक्शन आर कंपाउंडेबल। यानी जो सेक्शंस, जो भी प्रोविजंस इस सेक्शन में इनलिस्ट किए गए हैं नेचर ऑफ ऑफेंसेस में, वो कंपाउंडेबल होंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि 320 में लिस्ट दी गई है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। तो इतना लिखने के बाद अब आपका पैरा चेंज हो जाएगा और अब आप इस बात को एड्रेस करोगे कि क्या ओनली 320 में दिए गए ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है या कुछ और ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। तो जनरल रूल तो आप यही बता दोगे, जनरल रूल तो यही है कि ऑल द ऑफेंसेस विच आर इनलिस्टेड अंडर सेक्शन 320 आर कंपाउंडेबल। लेकिन फिर आप इसके बाद बताओगे कि दिस रूल यानी दिस सेक्शन कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन। इसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते क्योंकि सीआरपीसी में कोई और सेक्शन भी है जो कहीं ना कहीं कोर्ट्स को पावर देता है ऑफेंसेस को कंपाउंड करने की विदाउट एडवर्सली इफेक्टिंग सेक्शन 320, और वो हमारा प्यारा सा सेक्शन है दैट इज 482, जिसमें कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर दी गई है
फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। जब हम एंड ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये टर्म बहुत ही लिबरल है। एंड ऑफ जस्टिस के लिए आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142, 226 एंड 227, ये आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को पावर देते हैं कि वो फॉर द एंड ऑफ जस्टिस फॉर फेयर ट्रायल कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। 142 में सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर हाई कोर्ट। यहाँ पर इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर्स में भी कोर्ट इस तरीके के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो ये तो हम थ्योरी बेस्ड लिखेंगे कि यस ऐसे आर्टिकल्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर सीआरपीसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। साथ ही साथ 482 में दिया गया है, तो 482 को हम बहुत पॉजिटिवली रीड करेंगे। लेकिन इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए बेटर होगा कि आप कुछ केस लॉ भी यहाँ रेफर कर दो जिसमें ऐसा कुछ बताया गया हो। केस लॉज की अगर हम बात करेंगे तो केस लॉ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज पप्पू एंड अदर्स। इसको ज़रूर पढ़िएगा। पप्पू एंड अदर्स वर्सेस राधिका, ठीक है, वर्सेस राधिका एंड अनदर। ये आपका 2012 का केस है स्टूडेंट। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि यस 320 talks about the offenses which are compoundable in nature but it cannot be read in isolation because we have 482 also. साथ ही साथ we have 142, 226 and 227 also which talks about inherent powers of the constitutional courts and thereon justice system को fairly just substantiate करने के लिए टाइम टू टाइम ऑफेंसेस को, कुछ और ऑफेंसेस को भी कंपाउंड किया जा सकता है जो कि भले ही 320 में नहीं दिए गए, है ना। तो नेचर, प्लीज रिमेंबर, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस को देखते हुए, एक बात तो हो गई नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस, और दूसरी चीज है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट जिसको हमने एड्रेस कर लिया। इसके बाद आप कंक्लूजन ज़रूर दीजिए। कंक्लूजन में एक तरीके से आप गार्निशिंग करते हो, अपनी बात को ब्रीफ करते हो कि किस तरीके से हम रीच तक पहुँचे हैं, कंक्लूजन तक पहुँचे हैं, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा सा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन भी 1-2 लाइन का दे सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें बात करता है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस which bars taking cognizance in criminal cases under CRPC। देखो यहाँ पर बात करें परिसीमा काल की। अब देखो वैसे तो लिमिटेशन की बात करता है, लेकिन CRPC में ऑलरेडी लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, राइट। यहाँ पर आप यहाँ डायरेक्टली इस सेक्शन को हैंडल करोगे और यहाँ आप आंसर देना शुरू करोगे। तो बेसिकली आप कैसे करोगे, देखो इसमें कुछ खास पूछा नहीं, कोई केस लॉस को इतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की तरफ ही जाना है। यहाँ आप इसकी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है ना, 2 का बी। सबसे पहले इंट्रो करेंगे और इंट्रो में लिमिटेशन इन क्रिमिनल केसेस की बात करोगे। क्या बात करोगे, लिमिटेशन इन क्रिमिनल केसेस को थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कि क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अब लिमिटेशन इन क्रिमिनल केसेस जब आप बता रहे हो तो साथ ही साथ कितना बेटर हो कि अगर आप डिफाइन भी कर दो लिमिटेशन को। सेक्शन 467 ऑफ CRPC ऑलरेडी डिफाइन करता है और इसको रीड करते हैं हम सेक्शन 468 के साथ, ठीक है। ये दोनों सेक्शन मस्ट हैं इसमें लिखने। इसके बाद फिर आप और इसके हेड्स हैं उनको भी आप डालें, बिकॉज उन्होंने पूरा लिमिटेशन की बात करी है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं, जैसे अगर आप बात करो 408 में जिसे बताया गया कि बार्स क्या है इसमें, है ना। इसके बाद अब 468 नॉट 408 जिसमें बताया गया कि किन किन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस का ड्यूरेशन क्या होगा। 469 बताएगा आपको कि आपने कब से शुरू होता है लिमिटेशन पीरियड, बिगिनिंग कब से होती है। 470 आपको बताएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में लिमिटेशन लॉ का प्रोविजंस एक्सक्लूड होगा। 471 व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, तो लिमिटेशन क्या होगा ऑफेंसेस का। 472 कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस में लिमिटेशन लॉ क्या कहता है। इसके बाद 473 यानी एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन,
इस पर आप छोटा छोटा सा ब्रीफ लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको ये सेक्शंस बेयर एक्ट से पढ़ने होंगे। ये आंसर आपको बेयर एक्ट बेस्ड मिल जाता है, ठीक है। कैसा है ये? बेयर एक्ट बेस्ड। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आप इन प्रोविजंस को पढ़िए और इसको आप टैकल डाउन करिए। नाउ इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है द ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस और एन अपील कैन बी मेड बाय बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर CRPC। डिस्कस विद रिलेवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉज। यानी क्रिमिनल केसेस के ट्रांसफर और क्रिमिनल केसेस में अपील के ट्रांसफर से रिलेटेड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को आप बताओ, और साथ ही साथ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ CRPC बताइए और केस लॉज भी बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ट्रांसफर ऑफ केसेस से, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये आपसे पूछा गया 25 मार्क्स में, तो इसको आपने बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिटेल करना होगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ केसेस की मीनिंग बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ केसेस? सिग्निफिकेंस बताइए, क्यों ज़रूरत है केसेस को ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। अब आप बताएंगे लीगल प्रोविजंस अंडर CRPC। लीगल प्रोविजंस अंडर CRPC ट्रांसफ़र के प्रोविज़न कहाँ हैं? जब आप सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो तो और भी अच्छा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टच दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल टच यानी आर्टिकल 21 बात करता है फेयर जस्टिस फेयर ट्रायल की, और फेयर ट्रायल की बात अगर आप करोगे तो अगर किसी अक्यूज को या विक्टिम को लगता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट में उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, उसको कुछ थ्रेटनिंग है, जिसको लगता है कि उसका फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो उस केसेस में वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आर्टिकल 21 को भी ले सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग द प्रोविजन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, राइट। चलो अब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में हम लोग लीगल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो ये दिए गए हमको 406 से लेकर 411 में। अब यहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र रिलेटेड पावर्स पूछी गई है, कोर्ट ऑफ सेशन की नहीं पूछी गई है। तो आप कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को निकाल देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के अंडर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है, और हाई कोर्ट की बताएंगे, है ना। इसके बाद हम फिर सीधे सीधे से बात करेंगे, हम पूरा जो भी सुप्रीम कोर्ट किन किन सर्कमस्टांसेस में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है और हाई कोर्ट किन किन सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफ़र कर सकता है, इसकी डिटेल लिखेंगे, और उसका रेफरेंस सोर्स है आर्टिकल सेक्शन 406, ठीक है। तो आई होप इसको आप करके अच्छा सा आंसर प्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर क्योंकि आपसे केस लॉ ही पूछा गया है, तो कोई केस अगर आपको आ जाए ट्रांसफ़र ऑफ केसेस पे तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी लिखें, बाकी एक मैं आपको रिफ़र कर दे रही हूँ। दैट इज़ यहाँ पर केस है पाल सिंह वर्सेस CBI एंड अदर्स, वर्सेस CBI एंड अदर्स, ठीक है। और ये केस आप मेंशन कर रहे हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगी कोई लेटेस्ट केस अगर इसमें आया हो तो वो आप कर लीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस से रिलेटेड अगर हम केस लॉस की बात करें तो हम जो लेक्चर सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे CRPC में, वहाँ पर हम लोग आपको एक पूरी लिस्ट देंगे सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो लैंडमार्क और रिसेंट होंगे। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफ में पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सारा बेयर एक्ट बेस्ड है ना, सब बेयर एक्ट बेस्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बात करता है एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन अपील कैन बी फाइल्ड, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर 1। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द एपीलेट कोर्ट्स, एपीलेट कोर्ट्स की पावर बतानी है, ये हो गया पार्ट नंबर 2। और फिर पूछा कैन सच कोर्ट टेक एडिशनल एविडेंसेस, ये हो गया पार्ट नंबर 3। तो आपके इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, और ऑब्वियसली ये तीनों पार्ट्स अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब आपको इन तीनों के बारे में बहुत प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और डिटेलिंग करनी पड़ेगी।
ये आपका 25 मार्क्स का, यानी कुल मिला के हर एक पार्ट के लिए आप 8 मार्क्स अज्यूम कर सकते हो, है ना। 8 × 3 24, 1 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर अब आपको करना है इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि एक आइडिया हमेशा ले लिया करो कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिमार्केट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या क्या पूछा गया है, फटाफट पहले ट्रेस करो। सबसे पहले पूछा है सर्कमस्टांसेस, किस चीज़ के, अंडर विच अपील कैन बी फाइल। ठीक है, अपील कैन बी फाइल। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट। ठीक है, पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट। इसके बाद पूछा है प्रोविजन ऑफ एडिशनल एविडेंस बाय एपेलेट कोर्ट, है ना। यानी कि एक एपेलेट कोर्ट के पास एडिशनल एविडेंस लेने की पावर होती है या नहीं, है। तो यहाँ पर अब आपको इसको एड्रेस करना है। इसमें हम एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि हम यहाँ क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। जब हम सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं अपीलेट कोर्ट की, तो सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए आप फटाफट से सबसे पहले देखो, आपने इंट्रोडक्शन तो बनाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इंट्रोडक्शन तो आप बनाइए, इंट्रोडक्शन मस्ट है। इंट्रोडक्शन क्योंकि हमें बताना पड़ेगा अपील क्या होती है और अपील का सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग और सिग्निफिकेंस 1 2 4 लाइन का आप बता दीजिए, बिकॉज ये 25 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा आपको लिखना बनता है ना। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, है ना। तो अपील में आप देखते हो 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगेंस्ट कन्विक्शन अपील आती है, अगेंस्ट कन्विक्शन, यस अगेंस्ट कन्विक्शन आती है। इसके अलावा अगेंस्ट एक्विटल भी आती है। तो ये 2 सर्कमस्टांसेस हो गए जब कोई पर्सन एक्विटल से सेटिस्फाई नहीं है। अगेंस्ट इनएडिक्वेट पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट कैसी है, इनएडिक्वेट पनिशमेंट है, पनिशमेंट से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है एग्रीव्ड को। या फिर सिंपली बाय विक्टिम आ सकती है, यानी वो हो सकता है विक्टिम फॉर कॉम्पनसेशन अपील मांग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगेंस्ट कन्विक्शन। यहाँ पर 374 मस्ट है, अच्छे से डिटेलिंग करना है। साथ ही साथ यहाँ पर 378 करना है, यहाँ पर 377 करना है, यहाँ पर 372 से रिलेटेड प्रोविजंस को आपको करना है। ठीक है, तो ये वो सर्कमस्टांसेस के लिए हम कहाँ जाएंगे, सिंपली बेयर एक्ट में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, इनसे आप आंसर करोगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें पूछा गया है पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अब जब पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट की हम बात करते हैं तो पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट में हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है 386। यहाँ पर एपेलेट कोर्ट की पावर्स दी गई हैं, उनको आप डिटेलिंग से लिख सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो 389 को भी रिफ़र कर सकते हो। कुछ एडिशनल सेक्शंस भी हैं जिनको आप मेंशन करोगे, बट यहाँ पर मैं 386 ही रिफ़र कर रही हूँ। ठीक है, इसके हर एक क्लॉज, हर एक डिटेलिंग आपको करनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है पार्ट नंबर 3 कि क्या एडिशनल एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, यस या नो में बताइए। एडिशनल एविडेंसेस वाला ये जो सेगमेंट है इस क्वेश्चन का, इसको आपको बहुत प्रॉपरली थोड़ा सा कंपैरेटिव इनसे ज़्यादा लिखना होगा। इसके लिए सेक्शन रेफर करेंगे 391, जहाँ पर बताया गया है वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पर एक अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकता है, यानी मना नहीं किया गया है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एडिशनल लिए जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप केस लॉ लिख दोगे तो आपका आंसर और भी इम्प्रेसिव हो जाएगा। जहाँ तक हम केस लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास कई केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रिफ़र करूँगी हबीबुल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस काफ़ी पॉपुलर रहा है, आपने सुना होगा, गुजरात के राइट से रिलेटेड है। यहाँ पर
एक विटनेस आप जब आप एविडेंस लॉ पढ़ोगे तो वहाँ पर भी कॉम्पिटेंट विटनेस की बात आएगी तो भी, और साथ ही साथ हॉस्टाइल विटनेस रिलेटेड जब आप पढ़ोगे तब भी ये केस आपको रिकॉल में आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस केस में बताया गया है कि फेयर जस्टिस के लिए, 2004 का जजमेंट है, फेयर जस्टिस के लिए, फेयर ट्रायल के लिए एडिशनल एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरीके से आप बहुत प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बेयर एक्ट के प्रोविजंस को लिखते हुए, प्रॉपर पैराग्राफ चेंज करते हुए तीनों पार्ट्स को एड्रेस करेंगे और फिर फाइनली कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि एपीलेट कोर्ट की पावर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, एडिशनल एविडेंस क्यों लेने चाहिए, और आपने थोड़ा थोड़ा सा समराइज करना है आपने दिए गए कंटेंट को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एज यूजुअल हमने देखा ना, इसमें 25 मार्क्स है, यानी 3 पार्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बतानी है मीनिंग ऑफ FIR। एक तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो हमारे इंट्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो जाएगा, यानी FIR का क्या मतलब है इसको हम पहले एक पूरे कंप्लीट पैराग्राफ में बताएंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी इस क्वेश्चन के पार्ट में इंक्लूडेड है। जब हम मीनिंग ऑफ FIR की बात करते हैं तो इट इज़ अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नॉट डिफाइंड अंडर CRPC। आप ये चीज़ क्लियरली बताएंगे। FIR से रिलेटेड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इस पर आप 2-4 लाइनें लिख सकते हो, और इसके बाद फटाफट से इसी प्रोविजन में आप यहाँ बता देंगे लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू FIR जो है 154 और 155। ना 155 बताता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड NCR की बात करता है, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन FIR के फॉर्म में आती है 154 में। अब इसको हम पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ देंगे जो 100 से लेके 150 वर्ड्स में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे कम आप नहीं लिखोगे। इसके बाद हम बात करेंगे, पैरा चेंज करेंगे और हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एड्रेस करेंगे। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा हम ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है। डिले इन FIR पर बात करेंगे, है ना। जब हम डिले इन FIR की बात करते हैं तो एज सच कोई भी टाइम ड्यूरेशन FIR फाइल करने के लिए CRPC में नहीं दिया गया है। इसका मतलब FIR फाइल करने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। बट द क्वेश्चन इज क्या हम अनरीजनेबल डिले कर सकते हैं? आंसर इज नो। बट हम कितने डिले को रीजनेबल मानेंगे, इस पर हमें आंसर करना है। तो FIR के डिले से रिलेटेड आपको थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है। जब आप डिले पर बात कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या डिले मैटर करती है ट्रायल में, तो इन दोनों बातों को एक साथ हमें करना है, ठीक है। डिले क्या होती है FIR में और डिले होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों ही बातों को आपने डिटेलिंग करनी है। इसके लिए हम केस लॉज को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज केस लॉ से हमारी बात सब्सटेंशिएट हो जाएगी। एक केस लॉ हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद, ये आपका AIR 2001 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिले FIR में क्या सिग्निफिकेंस लगती है, यानी इन केस अगर डिले होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन ये रही कि जनरली जो है ना, वो एक लॉन्ग टाइम अगर डिले होता है तो वो सस्पेशन क्रिएट करता है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी लगता है कि पूरी बना के प्लान करके कॉन्स्पिरेसी के थ्रू FIR लॉन्च किया गया, बिकॉज इतना लॉन्ग डिले क्यों हुआ। एक मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस अगर ऑफेंस उसके अगेंस्ट होता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो पब्लिक अथॉरिटी यानी पुलिस अथॉरिटी की हेल्प लेगा। डिले क्यों हुआ है, तो एक सस्पेशन क्रिएट करता है, बट सस्पेशन इज नॉट टू बी एक्चुअली फॉर्म्ड अ मैटर। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल डिले, अगर डिले एक्सप्लेन कर दिया गया है तो डिले को कंसीडर नहीं किया जाएगा, FIR को वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इसी में एक केस आप और लिख सकते हो, दैट इज विद्याधरन, ठीक है, दैट इज विद्याधरन, ठीक, विद्याधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस आप पढ़िएगा, काफ़ी इसकी फैक्चुअल स्टोरी भी बहुत आपके टॉपिक को क्लियर कर देगी। ये 2 केसेस हैं, है ना, इन दोनों केसेस को आप इसमें लिखिए। तो इसमें बताया गया है कि इन रेप केसेस, इन जनरल रेप केसेस में डिले होना स्वाभाविक है, तो इस तरीके की चीज़ों में हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर केस जेन्युइन है, केस को डिले को एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो FIR में डिले होना मैटर नहीं करेगा, ट्रायल प्रोसीड करेगा, ठीक है। इसके बाद हम ले लेंगे एक पार्ट नंबर 3 इसका,
और पार्ट थर्ड में पूछा गया है एविडेंशियरी वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पार्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, ये तो जब आप एफआईआर पढ़ते हो तो उसको आप बहुत अच्छे से समझते हो, है ना। तो एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू की बात हम करेंगे। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि हम जब ट्रायल सिस्टम में होते हैं तो हम कोलैबोरेशन जब करना चाहते हैं तो कोलैबोरेशन के लिए हम एफआईआर को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, यानी अगर विटनेस कुछ और कह रहा है कोर्ट में आके और ऑलरेडी इससे पहले एज एन इन्फॉर्मेंट एफआईआर में कुछ और कह चुका है, तो उसको प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी एफआईआर को यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेंट ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है एफआईआर में, उसको एड एन एडमिशन यूज़ कर सकते हैं अगर वो कन्फेशन के नेचर में नहीं होती है। So impeachment of witness, यानी विटनेस के क्रेडिट्स को इम्पीच करने के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट्स ऑफ विटनेस को इम्पीच करने के लिए भी एफआईआर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी बातें लिखेंगे। इससे रिलेटेड सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के यूज़ करोगे, करेक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को यूज़ करोगे। यहाँ पर हम सेक्शन 145 यूज़ कर सकते हैं, 157 यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 21 ऑफ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, 159 यूज़ कर सकते हैं और 155 यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें, साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कराई है उसकी डेथ हो जाती है तो हम यहाँ पर सेक्शन 32 क्लॉज 1 यानी एज अ डीडी भी उसके स्टेटमेंट को लिया जा सकता है। इस पर भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ सा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि किस तरीके से एफआईआर का यूज़ हम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस में, ठीक है। तो चलिए ये बात हमने कर ली। इसके बाद आप इसको कंक्लूजन कर सकते हैं थोड़ा सा एफआईआर का सिग्निफिकेंस, और अगर आपको याद आए तो कोई लेटेस्ट केस से अपनी बात को एंड कर सकते हैं रिलेटेड टू एफआईआर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, सो विल गो फॉर दैट। ये कहता है डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल की बात की गई है, क्या है इससे रिलेटेड प्रोविजंस बताइए। साथ ही साथ कह रहा है एग्जामिन द पावर्स ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट टेकिंग सिक्योरिटी विद रेलिवेंट प्रोविजंस एंड डिसाइडेड केसेस, ठीक है। एंड देन पूछ रहा है कैन अ पर्सन सीक एंटीसिपेटरी बेल इन अनदर स्टेट। 3 क्वेश्चंस आपसे इसमें रिलेटेड टू एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल, अब यहाँ आपसे एंटीसिपेटरी बेल पूछी गई है। एंटीसिपेटरी बेल आपसे पहला प्रोविजन, दूसरा पूछा गया है प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी लेने के जो कोर्ट की पावर्स हैं उसकी बात की गई है। एंड थर्ड पूछा गया आपसे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। मैं बताऊंगी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या है, थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। चल सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन डालेंगे। यस वेरी करेक्ट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप यही बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसिपेटरी बेल, है ना। एंटीसिपेटरी बेल की मीनिंग बता दीजिए, और मीनिंग बताने के बाद इसमें आप बताइए कि ये किस सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 438 बता दीजिए, और 438 ऑफ सीआरपीसी को आप हर एक प्रोविजन उसका अच्छे से डिटेलिंग करिए। जब आप मीनिंग बता रहे हो तो अगर किसी केस लॉ में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया हो कि क्या होती है, उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। 438 बताने के बाद अब हमें बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके लिए हम केस लॉज रिफ़र कर सकते हैं। 2 केस लॉज ज़रूर मेंशन करिए जब आप एंटीसिपेटरी पर डिटेल क्वेश्चन लिख रहे हो। वन दैट इज़ गुरबख्श सिंह, ठीक है, गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जनरल रेगुलर बेल में भी काम आता है केस, ठीक है। ये 1980 का जजमेंट है। साथ ही साथ एक लेटेस्ट जजमेंट भी ज़रूर करें एंटीसिपेटरी पे, दैट इज़ सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी, है ना, यानी स्टेट ऑफ एनसीटी। ये आपका 2020 का जजमेंट है। सुशीला अग्रवाल के केस में आपको बताया है, बिकॉज इससे पहले हमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि एंटीसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन कितना होगा। ये एक प्री अरेस्ट
बेल प्रोविजन था। इस केस में क्लियर किया गया कि एंटीसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम वो प्रोविजन डालेंगे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप 443, 444, 445, 446 से रिलेटेड प्रोविजंस को डाल सकते हो, यानी रिकवरी ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस को डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को सबसे पहले समझाइए कि जब कोई बेल की एप्लीकेशन किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे स्टेट में आती है, जैसे कि सपोज ए है और ए ने कोई ऑफेंस दिल्ली में किया है और वो पंजाब में अरेस्ट किया जाता है। जब वो पंजाब में अरेस्ट किया जाता है तो पंजाब के कोर्ट में ही वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अरेस्ट करने से पहले जैसे ही उसके अगेंस्ट नोटिस इशू होता है, समन इशू होता है पंजाब में, तो वो पंजाब में एक एप्लीकेशन देता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस तो दिल्ली में लिया गया है, तो एंटीसिपेटरी बेल पंजाब की किसी कोर्ट में क्यों आ रही है? तो उसके लिए आंसर है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। इसको आप डाल सकते हो। ठीक है, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी करिएगा इसको समझाने के लिए, और इसके बाद सीधे सीधे से केस लॉ मेंशन कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, प्रिया इंदौरिया। ठीक है, ये केस जरूर याद रखना है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये है आपका 2023 का लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें बताया गया कि यस इट इज़ पॉसिबल कि दूसरे स्टेट में भी जहां पर ऑफेंस नहीं हुआ है, जहां पर पाया जाता है पर्सन जिसको एलिगेशन दी गई है ऑफेंस की, वो एप्लीकेशन कर सकता है किसी दूसरे स्टेट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए, दैट इज़ पॉसिबल। और इसमें वो सरकमस्टांसेस बताए गए हैं, तो एक बार इस केस को ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसको फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड प्रोविजंस को। चाहे तो और आप और केसेस डालकर इसकी बात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया हमारे पास। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन। देखिए बिल्कुल बेरक के क्वेश्चन है, तो इस पर हम डिटेलिंग नहीं करेंगे। आप देखो कि यहाँ पर सीधे सीधे से आपसे पूछा गया है कि प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन क्या है। अब प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सेक्शंस को यहाँ पर रेफर कर सकते हो, है ना। इसके बाद कैन अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी कैन क्लेम इट, तो यहाँ पर आप 86 तक यहाँ सेक्शंस को बेरक से डाल सकते हो, दैट्स फाइन। ठीक है, बिल्कुल बेरक की प्रोविजन सारे सेक्शंस के लिखते जाओगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 25 मार्क्स में 3-4 सेक्शंस की डिटेलिंग करने पे पूरा होता है। ठीक है, इंट्रो आपको बनाना है, बाकी कंक्लूजन करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया फिर यही बेरक्ट है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती। एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिकर्जन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस को आप डालना CRPC से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये सेक्शंस कहाँ आपको दिए गए, ये आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसकी बात की गई है। डू यू थिंक दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश, सब्सटेंशिएट योर व्यूज विद केस लॉज। ये पूरी तरीके से केस लॉज पे क्वेश्चन है। पहले आप इंट्रो बनाइएगा कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आप बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल टच दीजिएगा कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड। और इसके बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हो, फिर आपने जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है कैपिटल पनिशमेंट की अबॉलिशमेंट से रिलेटेड उसको मेंशन करिए। जस्टिस कृष्ण अय्यर का स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पर IPC के वो सेक्शंस डाल सकते हो जिन सेक्शंस में कैपिटल पनिशमेंट ग्रांट की जाती है। इसके अलावा कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन CRPC में क्या दिए गए हैं इसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हो। एंड देन आप अपना ओपिनियन बताओगे कि क्या इसे अबॉलिश करना चाहिए। आपका ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि केस लॉ से सब्सटेंशिएट करो, है ना, क्योंकि एक लॉयर की जो अप्रोच होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में रहते हुए अपनी बात को कहना। तो इस तरीके से आप कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को कंप्लीट कर लोगे। 10 नंबर में पूछा है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बट कोशिश करिए कि जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं वो इसमें आ जाए। तो ये था हमारा CRPC से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन, जिसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, इसमें क्या कंटेंट लिखना है। एज यू कैन सी यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से ओनली से 5 क्वेश्चंस करने थे। कुछ क्वेश्चंस बेरक बेस्ड थे, बट इसमें केस लॉज भी पूछे गए हैं। तो CRPC को अच्छे से पढ़ो, केस लॉज इंपॉर्टेंट तैयार करने ही करने हैं, और इस तरीके से आप लगातार आंसर प्रैक्टिस करो। एग्जाम जब भी होगा, बट कंसिस्टेंसी अभी से बना के आपको रखनी है। दिस इज ऑल।
इसका जो पार्ट भी है एविडेंस पर, वो हमारा इसके कंटिन्यूइंग लेक्चर सीरीज में आपको जल्दी देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।